हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक्सरसाइज में हमारे पास 1.1 से लेके 1.24 तक क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थियरी बेस्ड है और वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो वैसे 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1.1 से। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस इक्वल टू। कौन कौन से चार्जेस है देखो। फर्स्ट चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड सेकेंड चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। चलो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.3 मीटर। चलो कौन सा लॉ यूज़ करोगे यहाँ पे, तो यूजिंग कूलम्स लॉ। चलो कूलम्स लॉ क्या था, तो F = K Q1 Q2/R²। चलो K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 2 × 10⁻7, Q2 3 × 10⁻7 डिवाइड बाई R², तो 0.3 होल स्क्वायर। अब ये पूरा आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यहाँ पे डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। अब नेगेटिव चार्ज कौन सा है, बी, मतलब चार्ज बी से ए की ओर होगी। अब बी कहाँ पे था, तो जेड एक्सिस के ऊपर, मतलब आप समझ सकते हो पॉजिटिव जेड एक्सिस पे था। समझो, जो हमारा बी पॉइंट था वो पॉजिटिव जेड एक्सिस पे था। सपोज मैं ये जेड एक्सिस ले लूँ तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इधर नेगेटिव जेड एक्सिस है। यहाँ कहीं पे बी पॉइंट था और यहाँ कहीं पे ए पॉइंट था नेगेटिव जेड एक्सिस पे। अब यहाँ का जो चार्ज था ए के ऊपर वो चार्ज था पॉजिटिव और बी के पास चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था। अब समझो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब आपको लिखना पड़ेगा अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो डायपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन साथ साथ दिखा दो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं 1.10। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर। डिटेल है वो लिख लेते हैं। डायपोल मोमेंट दी हुई है 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री कहाँ है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और जो एंगल दिया हुआ है वो क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से उनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। चलो टॉर्क फाइंड करना है तो, और वो भी मैग्नीट्यूड। टॉर्क का फॉर्मूला तो है P×E, बट वो विद डायरेक्शन, हमें चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो आपको लिखना पड़ेगा PE sin थीटा। मतलब आपको टॉर्क क्या मिलेगा, P4 × 10⁻⁹, E 5 × 10⁴ और साइन 30 डिग्री। 4 5 = 20 × 10⁻⁵, साइन 30 1/2, तो ये हो गया 10 × 10⁻⁵, तो 10⁻⁴ बचेगा न्यूटन इंटू मीटर। ये आपको मिल गई डायपोल
मोमेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकुलम, मतलब मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। माइक्रो है तो 10⁻⁻6 होगा, और 0.4 था उसको मैंने 4 बना डाला, तो एक और आएगा 10⁻⁻1, तो पावर हो गया -7। Q2 है हमारे पास -0.8 माइक्रोकुलम, तो मैं लिख सकता हूँ -8 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। ओके, और इन दोनों के बीच में हमें फोर्स दिया हुआ है। चलो ये कौन सा फोर्स होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, और ये फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 0.2 न्यूटन। ओके, मैग्नीट्यूड है, अदरवाइज एट्रैक्टिव फोर्स है वो आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि Q1 एंड Q2 का मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, फर्स्ट व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, मतलब हमारा फर्स्ट टारगेट है डिस्टेंस फाइंड करना। एकदम सिंपल है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रख दो। आर हमें फाइंड करना है, तो मैं आर स्क्वायर निकाल लूँ, के Q1 Q2 अपॉन एफ। अब ये सारी वैल्यू डाल देते हैं, 9 इंटू 10⁻9, ये था 4 इंटू 10⁻⁻7, 8 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई फोर्स था 0.2। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो 144 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, 144 इंटू 10⁻⁻4। ओके, और इसका रूट निकाल लूँ तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा। अगर रूट निकाल लूँ तो देखो ये आर स्क्वायर था ना, तो आर अगर मुझे चाहिए तो रूट निकालना पड़ेगा, तो 0.12 आएगा, क्योंकि 144 का रूट बनेगा 12 और 10⁻⁻4 का रूट बनेगा 10⁻⁻2, तो 12 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 0.12 मीटर, या आप बोल सकते हो 12 सेंटीमीटर। तो मेरा एक आंसर आ गया 0.12 मीटर। चलो बी में क्या फाइंड करना था, तो बी में आपको पूछा गया था व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो हमें पता ही है कि अगर चार्ज 1 है वो चार्ज 2 के ऊपर 0.2 न्यूटन फोर्स लगाता है, तो चार्ज 2 चार्ज 1 के ऊपर सेम फोर्स लगाएगा। मतलब यहाँ पे व्हाट इज़ द फोर्स ऑन दिस सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर भी क्या आएगा, 0.2 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, लिखना है बोथ द स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स, देयरफॉर द फोर्स ऑन दिस स्फीयर सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन। क्या लिखोगे, बोथ द स्फीयर्स attract each other with same force, hence force on second sphere due to first sphere is 0.2 न्यूटन। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा है F21। F21 का मतलब ही होता है फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। बट आप पूरा एक स्टेटमेंट बना सकते हो कि देयरफॉर फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज also 0.2 न्यूटन। ओके, एग्जाम्पल 1.3 स्टार्ट करते हैं। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। और भी कुछ पूछा है, देखो लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट।
एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ये रेशियो की हमें वैल्यू भी निकालनी है और साथ साथ पूछा है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या दिखाता है। ओके, तो सिंपल, सबसे पहले आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के ऊपर ध्यान दो कि मुझे डायमेंशन चेक करना है के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी। चलो के का यूनिट क्या बनेगा, तो के का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो ई स्क्वायर, अब ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो वो तो कूलम में ही आएगा और स्क्वायर है तो बनेगा कूलम स्क्वायर। जी का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों का यूनिट आएगा किलोग्राम। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो। सब कुछ हो गया कैंसिल, मतलब आपका जो आंसर आया वो यूनिट लेस है। अब यूनिट लेस आंसर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशियो है वो डायमेंशन लेस है। यहाँ पे जो आपको रेशियो मिला वो डायमेंशन लेस है, तो आप एक तरह से लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी इज M0L0T0, और साथ में लिख दो हैंस द गिवन रेशियो इज डायमेंशन लेस। ओके, चलो ये हमारा क्वेश्चन था, उसका हाफ सॉल्यूशन हो गया। अभी आगे भी कुछ पूछा था, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। अब देखो फिजिकल कांस्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, मतलब के की वैल्यू ई जी एम ई एम पी ये सब आपको याद रखने हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको दिए हुए हो या फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको नहीं दिए हुए हो। ओके, तो आपको ये सारे कांस्टेंट कंपलसरी याद कर लेने हैं। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। ओके, अब ये सारी वैल्यू डाल दो तो आपका आंसर आएगा 2.3 इंटू 10⁻39 के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी। चलो ये रेशियो क्या दिखाता है, एक और क्वेश्चन है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक प्रोटॉन रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में दो टाइप के फोर्स लगते हैं, ड्यू टू मास ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस है, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। देखो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 मतलब E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कैंसल आउट। तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट। और ये रेशियो इतना बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आपने 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। तो यहाँ पे आपको एक पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स and electric force to the gravitational force
between a proton and an electron। अब यहाँ पे देखो r कैंसिल हो रहा था ना, इसलिए लिखना पड़ता है कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन them कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गया 1.3 का सॉल्यूशन। क्या करना था, ke² का डायमेंशन निकालना था, जो हमें मिला डायमेंशन लेस, क्योंकि वो दोनों फोर्स का रेशियो ही था और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ओके, फिर उसकी वैल्यू निकाल ली। वैल्यू इतनी बड़ी मिली तो क्या पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, और थर्ड, ये रेशियो क्या दिखाता है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी आते हैं 1.6 पे, क्योंकि 1.4 एंड 1.5 वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन है और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। 1.6 देखो, 4 point charges QA, QB, QC and QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? Okay, यहाँ पे हमने चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलम और आपको 4 कॉर्नर्स दिए हुए हैं ABCD। ए के पास चार्ज क्या है, QA इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम और QD दिया हुआ है फिर से -5 माइक्रोकुलम। चलो, एकदम इजी सॉल्यूशन है। पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाद में पता करते हैं कि लिखना क्या है। तो देखो, ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है सेंटर पे, सपोज मैं सेंटर का नाम दे दूँ O। ओके, तो ए की वजह से जो फोर्स लगता है वो दोनों लाइक चार्जेस होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स में दिखाता हूँ कुछ इस तरह। देखो, ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ड्यू टू ए, तो वैसे ही सी की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स ड्यू टू सी। देखो, दोनों फोर्स एक ही लाइन पे है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट नलीफाई करेंगे। सेम वे बी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो एट्रैक्टिव लगेगा, और डी की वजह से इधर एट्रैक्टिव लगेगा। ये दोनों फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे। अब इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि दोनों कॉर्नर पे चार्ज सेम है। देखो, दोनों कॉर्नर पे चार्ज सेम है और आपको स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ओ। ओके, तो ये पूरा आंसर आप थियरी में दे सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन between charges at corner A and O is equal in magnitude. Okay, force of repulsion between charges placed at corner A and center O is equal in magnitude but opposite in direction relative to the force of repulsion. Okay, आगे लिखते जाते हैं, in magnitude but opposite in direction
relative to force of repulsion between the charges placed at C and O। समझ में आया? ए और ओ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, किसके लिए? तो यहाँ पे जो सी एंड ओ के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके लिए, मतलब फोर्स ऑन ओ, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ओके, इज इक्वल टू फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। बट ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट इन आप लिख सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हो सेम वे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड डी आर also equal and opposite, hence they will cancel each other, hence they will cancel each other, hence F नेट आएगा O पे 0। क्लियर? ये 1.6 हुआ। अभी आते हैं 1.7 पे। 1.7 भी थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर सॉल्व करते हैं 1.8। 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। देखो यहाँ पे डाइपोल बन रही है क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर है, तो डाइपोल बन रही है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ QA इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम, QB इक्वल टू +3 माइक्रोकुलम, और डिस्टेंस बिटवीन देम है उसको मैं 2a से डिनोट करता हूँ, वो दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। देखो हमारे पास दो चार्जेस थे, एक है QA जो कि हमने रखा हुआ है A पे, एक है QB जिसको हमने रखा हुआ है B पे। अब इन दोनों के लिए ये हो गई लाइन, और उसी लाइन पे एक मिड पॉइंट है जिसको नाम दिया हुआ है O। ओके, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो -3 माइक्रोकुलम है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो +3 माइक्रोकुलम है। सॉरी, आपको QA प्लस दिया हुआ है और QB माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। चलो A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो अवे फ्रॉम इट होगा, तो O पॉइंट के पास अवे फ्रॉम इट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय A। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय B क्या होगा? तो समझो ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है टूवर्ड्स द चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय B। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने इस नेगेटिव का यूज़ कर लिया है, तो सेकेंड टाइम जब मैं इक्वेशन में वैल्यू रखूँ तब फिर से मुझे नेगेटिव का यूज़ नहीं करना है। तो मैं लिख दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O is given by electric field due to A plus electric field due to B। अब टोटल डिस्टेंस मैंने लिया है 2A, टोटल डिस्टेंस मैंने लिया है 2A,
तो ये डिस्टेंस रहेगा ए, तो ए क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर। तो इधर भी डिस्टेंस रहेगा ए और वो भी क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर आएगा। ओके, तो यहाँ पे के क्यू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 9 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁻6 और ये 0.1 स्क्वायर। फिर से सेम वैल्यू, क्योंकि हमें अभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग नहीं दिखाना है। ऑलरेडी हमने नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी है। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो फिर आपको आंसर मिलेगा 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या रहेगी अलोंग O2B। ओके, ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और क्वेश्चन था, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम is placed at this point, what is the force experienced by this test charge। देखो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है, तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, अदरवाइज ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब फोर्स क्या रहेगा, तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू क्या है 1.5 × 10⁻⁹, ई 5.4 × 10⁻⁶। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर क्या आएगा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करो, नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगी अलोंग O2A। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है राइट हैंड साइड, तो नेगेटिव चार्ज अगर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया 1.8। अभी फिर से आते हैं 1.9 पे। अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस QA एंड QB। देखो यहाँ पे भी डायपोल बन रही है, तो एक हमारे पास चार्ज है QA जिसकी वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और QB मुझे दिया हुआ है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। लोकेटेड एट अ पॉइंट, एट पॉइंट्स A एंड B। देखो A का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 0 -15, B के कोऑर्डिनेट से 0 0 +15। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस क्या हुआ -15 एंड +15 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। एक्स वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों में 0 है, मतलब ये पूरी डायपोल हमें दी हुई है Z एक्सिस पे। तो यहाँ पे 15 - -15 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया। 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.3 मीटर। What are the total charge and electric dipole moment of the system। सबसे पहले टोटल चार्ज, चलो Q इक्वल टू क्या करोगे QA + QB। अब QA क्या दिया हुआ है हमें, तो QA है 2.5 × 10⁻⁻7, QB नेगेटिव है -2.5
इंटू 10⁻⁻7, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। ये हमारा फर्स्ट आंसर। वैसे भी कोई भी डायपोल है, वैसे भी कोई भी डायपोल है तो टोटल चार्ज आएगा 0। चलो, और क्या फाइंड करना था? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2A। अब Q क्या है? तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए किसी एक का मैग्नीट्यूड, तो ये रहा एक का मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10⁻⁻7। 2A क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्जेस 30 सेंटीमीटर है, बट मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.3। तो डायपोल मोमेंट आपको मिलेगी P इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1.11। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻�7 कूलम। देखो यहाँ पे पॉलीथीन पीस को रब किया हुआ है वूल के साथ, और पॉलीथीन पीस को चार्ज मिला है नेगेटिव 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो मैं सिर्फ चार्ज की यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। चार्ज की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। चलो नेगेटिव साइन भी रख देते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए, कहाँ से कहाँ। पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए। तो ये क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से। ओके, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? N इंटू ई। तो N क्या मिलेगा? Q अपॉन ई। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19 आएगा 1.6। ओके, ये सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा 1.87 इंटू 10⁻+12। चलो, एक आंसर आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए वो कैसे पता चलेगा? तो जो नेगेटिव चार्ज बना है, कौन नेगेटिवली चार्ज बना है? पॉलीथीन। मतलब वूल जो है मटेरियल, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं पॉलीथीन पे। तो आपको आंसर में ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर the number of electrons transferred from wool to polythene is 1.87 इंटू 10⁻12। कहाँ से कहाँ गए? वूल से पॉलीथीन पे। ओके, चलो दूसरा एक क्वेश्चन है बी। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। देखो वूल से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन्स गए, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, मतलब आपका आंसर रहेगा यस। ओके, मास ट्रांसफर हुआ है, तो आपको लिखना है यस, देयर इज a transfer of mass. Yes, there is a transfer of mass taking place. Okay, this is because an electron has mass. फिर चाहे वो नेग्लिजिबल है बट है तो सही। तो टोटल मास ट्रांसफर्ड, चलो मास कितना ट्रांसफ़र हुआ है तो वो लिख लेते हैं।
टोटल मास ट्रांसफ़र हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिले थे 1.87 इंटू 10⁻12, यहाँ पे रख देते हैं 1.87 इंटू 10⁻12। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11, या फिर आप 9.1 लिखो तो भी चलेगा, इंटू 10⁻−31। तो मास ट्रांसफ़र हुआ है 1.706 इंटू 10⁻−18 किलोग्राम। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखते हैं 1.11 तक। ओके, 1.12 से आगे का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। तो तब तक ये जितने भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए उसकी एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, और अगर कहीं पे डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।